नमस्कार। आज हम रियो डी जेनेरो में जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं, कोशिश रहेगी कि समझें कि इस समिट से निकला क्या, जो बड़े नेता नहीं आए उसका क्या मतलब है और दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। मुख्य बातें तो यही रहीं। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा हुई, सबने मिलकर की। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और ग्लोबल साउथ मतलब विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व पर काफ़ी जोर दिया। और हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन वो नहीं आए। तो चलिए इन्हीं सब पर बात करते हैं। जी, शुरुआत रियो घोषणा पत्र से ही करते हैं। इसमें जो 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, उसकी काफी कड़े शब्दों में निंदा की गई। और ये सीधा सीधा जुड़ता है प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस वाले रुख से। और जो उन्होंने कहा कि भाई संयुक्त राष्ट्र जिन आतंकी समूहों पर पाबंदी लगा चुका है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात। इसमें मतलब नाम तो नहीं लिया किसी देश का, पर इशारा साफ था कि आतंकवादियों को पनाह देना बंद हो। हर तरह का आतंकवाद, चाहे वो सीमा पार से हो या फिर पैसे से मदद, उसे खत्म करने की बात दोहराई गई। हाँ, और इतने विविध समूह में मतलब ब्रिक्स में इस तरह की स्पष्ट निंदा आना ये अपने आप में काफी अहम है। अच्छा, अब ये जो नेताओं की अनुपस्थिति थी उस पर आते हैं। व्लादिमीर पुतिन तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं ना, जैसे पिछली बार दक्षिण अफ्रीका में भी हुआ था। हाँ, उसका कारण तो बिल्कुल साफ है। देखिए, ब्राजील जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का सदस्य है जी। और आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध अपराधों के मामले में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। तो अगर वो ब्राजील जाते तो मेजबान देश मतलब ब्राजील पर उनको गिरफ्तार करने का एक कानूनी दबाव होता, एक बाध्यता होती। हाँ, ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे काम करते हैं। और शी जिनपिंग का ना आना वो तो मतलब 2012 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार हुआ कि वो ब्रिक्स समिट में नहीं थे। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कीयांग आए थे जी। आधिकारिक वजह तो बताई गई कि दूसरी व्यवस्थाएं थीं, पर इसके पीछे असल में क्या हो सकता है? अटकलें तो बहुत हैं। हाँ, अटकलें काफी हैं। एक तो ये हो सकता है कि चीन में अंदरूनी आर्थिक चुनौतियां चल रही हैं, जैसे कैपिटल मार्केट में सुस्ती है, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है और अमेरिका से वो ट्रेड टैरिफ का खतरा भी है। दूसरी तरफ कुछ अपुष्ट खबरें ये भी कहती हैं कि शायद कोई आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता हो, जैसे पुलित ब्यूरो में शी की पकड़ कमजोर होने की अफवाहें थीं, या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं, या फिर जैसे कुछ सैन्य अधिकारियों को हटाया गया था हाल में। अच्छा, तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो लगता है कि चीन शायद अभी अपने घरेलू दबावों से जूझ रहा है और इसका असर फिर ब्रिक्स जैसे मंचों पर उसकी भागीदारी पर पड़ सकता है। हाँ, ये मुमकिन है। और इन दो बड़े नेताओं के न आने से प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका काफी केंद्रीय हो गई है ना? बिल्कुल। उन्होंने ग्लोबल साउथ मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश हैं उनके मुद्दों को बहुत जोर से उठाया। उन्होंने कहा कि भाई इन देशों की आवाज सुनी नहीं जाती अक्सर जी। और जो पुराने संस्थान हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या विश्व व्यापार संगठन, उनमें इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इनमें सुधार होना चाहिए। दोहरे मापदंडों की भी बात की उन्होंने। बिल्कुल, और ये ग्लोबल साउथ वाली बात बहुत जरूरी है। इस समय दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ जा रही है और मोदी जी ने 2026 में जो भारत में अगला ब्रिक्स समिट होना है उसके लिए नेताओं को न्योता भी दिया। ये भारत की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है। सही कहा। अच्छा, ब्रिक्स के विस्तार पर भी बात हुई थी। इंडोनेशिया जुड़ा जनवरी 2025 में और पिछले साल ईरान, यूएई, इथियोपिया, मिस्र भी जुड़े थे। तो अब ये 11 देशों का समूह हो गया है। लक्ष्य तो यही है कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बदला जाए, पर क्या इससे मुश्किलें भी बड़ी हैं? निश्चित रूप से। देखिए, विस्तार से समूह का आकार तो बड़ा है, आर्थिक वजन भी बड़ा है, लेकिन साथ ही अंदरूनी मतभेद या कहें विरोधाभास वो भी बड़े हैं। कैसे? अब देखिए, सदस्य देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग अलग है, आर्थिक हित अलग अलग है, कई बार विदेश नीति के लक्ष्य भी टकरा जाते हैं। जैसे रूस या ईरान पर जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध है, उस पर क्या सभी ब्रिक्स देश एक मत है? शायद नहीं। ऊर्जा उत्पादक देश है जैसे यूएई, ईरान, और बड़े उपभोक्ता है जैसे चीन, भारत, इनके हित भी अलग हो सकते हैं। तो एक साथ मिलकर काम करना, एकजुट रहना, ये अब और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। समझ गया। और वो डी-डॉलराइजेशन की बात, मतलब डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिशें, उसका क्या हुआ? उस पर भी चर्चा हुई।
अपनी अपनी करेंसी में व्यापार बढ़ाने की बात हुई, वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम बनाने की बात दोहराई गई। लेकिन देखिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है। हाँ, आसान तो नहीं है। बिल्कुल। वैश्विक व्यापार में डॉलर का जो दबदबा है, उसे चुनौती देना आसान नहीं है। और ऊपर से वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी भी है कि वो आयात पर 100% टैरिफ लगा देंगे। इससे तो ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और मुश्किल हो सकता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर इस रियो समिट से क्या सार निकालें? क्या मुख्य बातें रहीं? देखिए, मुख्य बातें तो साफ हैं। एक, आतंकवाद पर एक मजबूत साझा रुख दिखा। जी। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्रभावी ढंग से सामने रखा। जी। और तीसरा, दो बड़े नेताओं का ना आना, इसने समूह के अंदर की गतिशीलता और भविष्य की दिशा पर कुछ सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।